बात है 1994 की। एक 39 साल का इटालियन एथलीट जिसका नाम था मारो प्रॉस्पेरी, हमेशा फिट रहने वाला एक फॉर्मर ओलंपिक एथलीट और एक पुलिस ऑफिसर भी। उसके अंदर वो सब कुछ था जो तुम एक सुपर एथलीट में देखना चाहते हो। अब उसने सोचा क्यों ना कुछ एक्सट्रीम किया जाए, तो उसने डिसाइड किया कि वो मैराथन डे सेबल्स में हिस्सा लेगा। ये एक ऐसी सहन शक्ति की परीक्षा लेने वाली रेस थी जिसमें 255 किलोमीटर का लंबा सफर होता है, और वो भी सहारा डेजर्ट के बीच से होते हुए। ये कंपटीशन दुनिया के टफेस्ट रेसेस में से एक माना जाता है। हवा इतनी गर्मी से भरी हुई थी कि पार्टिसिपेंट्स को पहले से यहाँ बताना पड़ता था कि अगर वो रेस के बीच मर गए तो उनकी बॉडी को कहाँ भेजना है। अब आप समझ ही सकते हो कि ये रेस कितना डेंजरस था। प्रॉस्पेरी ने कई हफ्तों पहले ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। रोज 40 किलोमीटर भागता था, पानी भी कम पीता था ताकि डिहाइड्रेशन की आदत हो जाए। काफी एक्सट्रीम प्रेपरेशन चल रही थी, लेकिन उसकी वाइफ काफी परेशान थी। वो उसे कहती थी सब ठीक है, लेकिन जरूरत क्या है ये सब करने की। प्रॉस्पेरी बस हंसता था और कहता था अरे कुछ नहीं होगा, वर्स्ट केस सिनारियो तो बस इतना ही है कि सनबर्न हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या ही होगा, तुम इतना चिंता मत किया करो। 10 अप्रैल को मोरक्को से रेस शुरू होती है और शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। प्रॉस्पेरी हमेशा आगे होता था और अपने टेंट पे एक इटालियन फ्लैग लटका देता था ताकि दूसरे इटालियंस उससे मिलने आ सके। ऐसा करने में भी उसे काफी मजा आ रहा था, लगता था जैसे सब कुछ प्लान्ड है। लेकिन फिर वो दिन आया जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। ये रेस का चौथा दिन था और सबसे टफ फेस चल रहा था। सुबह सुबह जब प्रॉस्पेरी ने शुरुआत की तो हवा काफी तेज चल रही थी। वो दो रेत के बड़े टीलों के बीच था जब एकदम से पीस सेटर्स काफी आगे निकल गए थे और प्रॉस्पेरी अकेला पड़ गया था। और फिर बिना किसी वार्निंग के एक जबरदस्त सैंड स्टॉर्म उठ गया। उस तूफान ने सब कुछ अंधेरा कर दिया था, प्रॉस्पेरी को बिल्कुल अंधा बना दिया था। सैंड स्टॉर्म इतनी पावरफुल थी कि वो समझ ही नहीं पाया कि कहाँ जा रहा है। एक पल के लिए लगता था जैसे सहारा डेजर्ट ने उसे निकलने का फैसला कर लिया हो। वो बस अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा और रेत के मारे उसकी सारी प्लानिंग, सारी ट्रेनिंग का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। उस सैंड स्टॉर्म ने उसे ऐसे घेर लिया जैसे सहारा खुद उसका पीछा कर रहा हो। जब तूफान स्टार्ट हुआ तो वो बस हाथ से रास्ता महसूस करते हुए एक बड़ी सी रॉक के पीछे छुप गया। सोच रहा था बस थोड़ी देर इंतजार करता हूँ फिर चल दूंगा, लेकिन सैंड स्टॉर्म रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा 8 घंटे तक रेंगता रहा और जब फाइनली तूफान शांत हुआ तब तक बाहर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। रात के टाइम कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो प्रॉस्पेरी ने सोचा अब रात यहीं टीलों में गुजारनी पड़ेगी, सुबह उठ के फिर से रेस शुरू करूंगा। उस समय तक उसके दिमाग में ये नहीं था कि वो किसी सर्वाइवल सिचुएशन में है, बस यही टेंशन थी कि वो चौथी पोजीशन में था और अब इस सेटबैक की वजह से रेस में लास्ट होने का खतरा है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो प्रॉस्पेरी उठा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसका खून ठंडा कर दिया। पूरा लैंडस्केप ही बदल चुका था। सैंड स्टॉर्म इतनी इंटेंस थी कि सारे टीलों की पोजीशंस शिफ्ट हो गई थी। जितने भी रेफरेंस पॉइंट्स थे सब गायब हो चुके थे। हाथ में मैप और कंपास तो था, लेकिन जब मालूम ही नहीं कि तुम कहाँ हो तो डायरेक्शन का क्या फायदा। जो भी इस रेस में पार्टिसिपेट करता था उन्हें अपनी सर्वाइवल स्किल पर भरोसा होना बहुत जरूरी था। प्रॉस्पेरी के पास एक छुरी थी, कुछ डिहाइड्रेटेड फूड था, एक स्लीपिंग बैग भी था, लेकिन पानी बस आधा बॉटल ही बचा था। हर चेक पॉइंट पर पानी मिलता तो था, लेकिन क्योंकि वो नेक्स्ट चेक पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं तो पानी अब खत्म होने वाला था। जब उसने इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझा तो उसका पहला ख्याल ये था कि और भी रनर्स इस सैंड स्टॉर्म में फंसे होंगे, जरूर सब ने कहीं ना कहीं पिछला रात गुजारा ही होगा, शायद अब सब उठ रहे होंगे और इधर उधर देख रहे होंगे। तो प्रॉस्पेरी ने सोचा मैं किसी को मिल ही जाऊंगा, फिर मिल के रेस कंप्लीट कर लेंगे। वो तुरंत एक रेत के टीले के टॉप पर चढ़ गया। आसपास देखा लेकिन बस खाली मैदान था, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वो दूसरे टीले के टॉप पे गया,
फिर देखा लेकिन सब तरफ सिर्फ वीराना था और कुछ भी नहीं। ये सब कुछ घंटों तक चलता रहा। प्रॉस्पेरी हर एक रेत के टीलों के चोटी तक भागता, उम्मीद करता कि किसी को देखेगा, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। ऐसे ही भागते भागते उसका एनर्जी खत्म होने लगा और जब दोपहर ढल रही थी तो पसीना भी बह रहा था। उसका पैनिक और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। इस वक्त सहारा डेजर्ट ने सच में अपने पंजे उस पर कस दिए थे। अब तो प्रॉस्पेरी ने ये समझ लिया था कि ये सिचुएशन सच में लाइफ और डेथ का है। सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था, उसका पसीना बहते जा रहा था और किसी इंसान का न मिलना उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाएगा, इसलिए अब उसने अपना सर्वाइवल मोड ऑन कर दिया। प्रॉस्पेरी ने सोचा, मैं सिर्फ रात को या सुबह के ठंडे वक्त में ही चलूंगा जब धूप ज्यादा न हो, इस तरह उसकी एनर्जी बची रहेगी। उसने अपनी यूरिन यानी कि अपने पेशाब को बॉटल्स में स्टोर करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि पानी खत्म होने पर उसे यही पीना पड़ेगा। अगले 2 दिन वो एनर्जी कंजर्व करते हुए डेजर्ट में इधर उधर भागता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सहारा ने उसे अपनी लपेट में ले लिया हो। लेकिन फिर एक चमत्कारी पल आया। उसने एक मुस्लिम श्राइन देखी जो कि वहां के नोमैड्स डेजर्ट क्रॉस करते वक्त यूज किया करते थे। वो तुरंत उसके अंदर दौड़ गया, उम्मीद करते हुए कि कोई इंसान मिलेगा जो उसकी मदद कर सके। अंदर एक इंसान तो था, लेकिन वो मर चुका था, एक कॉफिन में पड़ा हुआ था। फिर भी प्रॉस्पेरी के लिए ये किसी तरह का रिलीफ ही था, क्योंकि अब उसके सर पर एक छत तो थी। ये उसके लिए एक प्रोग्रेस के जैसा ही था। श्राइन के अंदर जाकर उसने अपने सराउंडिंग्स का जायजा लेना शुरू किया। जब उसने छत की तरफ देखा तो वहां 100 से ज्यादा चमगादड़ लटके हुए थे। उस वक्त प्रॉस्पेरी बहुत भूखा और प्यासा था, तो उसने सोचा कि यही उसकी नई लाइफलाइन बन सकती है। वो राफ्टर तक चढ़ा और चमगादड़ पकड़कर उनका खून पीने लगा। लगभग 20 चमगादड़ का खून पीने के बाद उसने श्राइन के अंदर पड़े कुछ लकड़ी के टुकड़ों से आग जलाई और सोचा ये आग प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को सिग्नल देने का काम करेगी अगर वो उसकी तलाश में ऊपर से गुजर रहे होंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 4 दिन गुजर गए और 3 अलग अलग बार प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स उसके बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरे, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाया। उसका आग जल रहा था, वो वहां से खड़ा होकर अपनी जान बचाने के लिए सिग्नल भी दे रहा था, लेकिन सब बेकार था। अब तो पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। प्रॉस्पेरी सहारा के बीचों बीच भटक रहा था और उसके पास सप्लाई भी खत्म होने के करीब था। उस वक्त उसने समझा कि ये अंत है। कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ, किसी ने अब तक मुझे देखा भी नहीं। ये मेरी कहानी का आखिरी पन्ना है। उसने डिसाइड किया कि वो दर्दनाक लंबी मौत का इंतजार नहीं करेगा, जो या तो डिहाइड्रेशन से होती या स्टारवेशन से। उसका मन अब एक अजीब सुकून महसूस कर रहा था, जैसे उसने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया हो। प्रॉस्पेरी ने जब ये फैसला लिया था तो ये उसके लिए एक लॉजिकल चॉइस था। उसने सोचा अगर मैं श्राइन के अंदर मर गया तो शायद लोग इस जगह को ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर रेत के बीचों बीच कहीं मेरी मौत हो गई तो रेत मुझे ढक लेगी और कोई मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसने चारकोल से अपनी बीवी के लिए एक मैसेज लिखा और अपनी कलाई काट ली, ये सोचकर कि अब वो कभी नहीं उठेगा। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अब तक जिंदा है। उसका खून इतना गाढ़ा हो चुका था कि वो अपना खून अब बहाकर मर भी नहीं सकता था। उसने इसे एक इशारा समझा, जैसे जिंदगी ने उसे कहा हो, तू लड़, अभी तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। उसके अंदर एक नई ताकत जागी, जैसे एक नई उम्मीद का जोश उठ पड़ा हो। अब उसने डिसाइड किया कि श्राइन को छोड़कर आगे बढ़ेगा और उस एडवाइस को फॉलो करेगा जो रेस के ऑर्गेनाइजर ने दी थी। अगर खो जाओ तो सुबह के वक्त हॉरिजॉन पे जो बादल दिखेंगे उन्हें फॉलो करो, वहां तुम्हें कोई ना कोई सभ्यता मिल ही जाएगी। प्रॉस्पेरी उठा और उन बादलों की तरफ चल दिया जो उसे दूर हॉरिजॉन पर दिखाई दिए।
अगले दिन वो डेजर्ट में भटकता रहा। रास्ते में जमीन पर घूमते हुए सांप और छिपकलियों को पकड़कर कच्चा खा लेता था। उस वक्त उसके अंदर का प्राइमल केवमैन जाग उठा था। जीने की ललक ने उसकी सभ्य आचरण को पीछे छोड़ दिया था। वो इतना डिहाइड्रेटेड हो चुका था कि अब वो यूरिनेट भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने वो पानी जो रेगिस्तानी पौधों के अंदर होता है, जो सूखी नदियों के किनारे उग जाते हैं, उन्हें चूस चूस कर पीना शुरू कर दिया। अपने बैकपैक से वेट वाइप्स निकालकर उसके मॉइस्चर को भी चूस लेता था। और 9वें दिन दूर एक छोटी सी लड़की दिखी, एक लड़की जो अपने जानवरों को चरा रही थी। उसने प्रॉस्पेरी को देखा और डर के मारे भाग गई। पहले तो प्रॉस्पेरी का दिल टूट गया, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसका पीछा कर सके। लेकिन वो लड़की अपनी ट्राइब तक पहुंच गई और उसने इस अजीब आदमी के बारे में बता दिया। थोड़ी ही देर में उसके ट्राइब के लोग टीलों के ऊपर से भागते हुए आए और प्रॉस्पेरी को अपने साथ ले गए। उसे खाना पीना दिया और फिर पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ने प्रॉस्पेरी को उठाया और अपने हेडक्वार्टर्स ले गए, तब पता चला कि वो जहां से रेस में गुम हो गया था, वहां से अल्जीरिया तक 290 किलोमीटर से भी ज्यादा चलकर आ चुका था। उसका परिवार और रेस ऑर्गेनाइजर्स उसकी तलाश में निकले थे और जब उसकी खोज चालू हुई, लेकिन बस एक शूलेस के अलावा कुछ भी नहीं मिला। सबने यही समझा था कि वो मर चुका है। प्रॉस्पेरी को इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से पूरी तरह से ठीक होने में 2 साल लग गए, लेकिन जैसे ही वो रिकवर हुआ, उसने फिर से डेजर्ट में भागना शुरू कर दिया और आगे चलकर 8 और डेजर्ट मैराथन्स कंप्लीट किए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसी कहानियां हम आपके पास लाते रहें। और हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।